हेलो दोस्तों। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में स्टार्ट करेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। क्योंकि आधुनिक भारत जो है उससे बहुत सारा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है और आपका जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जितना भी आधुनिक भारत का पोर्शन है मैं एक एक करके सारे वीडियो में कवर कर दूंगा। तो जो आधुनिक भारत का इतिहास है वो याद रखना है कहाँ से स्टार्ट होता है। भारत में जो यूरोप की कंपनियां जो है व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आ रही थी, वहाँ से ही स्टार्ट होता है आधुनिक भारत। तो याद रखना है कि यहाँ पे बहुत सारे यूरोपियन कंपनी जो है भारत आई थी, जिसमें पुर्तगाल हो गया, अंग्रेज हो गया, डच हो गया, है ना, फ्रांस हो गया। तो ये सब कंपनियां भारत आ रही थी, क्यों? व्यापार करने के लिए। तो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले कौन यूरोपीय कंपनियां भारत आई थी? तो पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली लोग पहले भारत आए थे सबसे पहले। और ये सब कहाँ के थे? यूरोप के थे। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं और सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बार बार ये क्वेश्चन सब रिपीट होता है। भारत पहुंचने वालों में पुर्तगाली ही सबसे पहले थे। अगर पूछा जाए यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले भारत कौन आया था, तो कौन आया था? पुर्तगाली। याद रखना है 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के वास्को डिगामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट पर कदम रखा। तो पुर्तगाल के सबसे पहले कौन आए थे? वास्को डिगामा। कब आए थे? 1498 में। ठीक है, एग्जैक्ट डेट का बात करें तो 16 मई को। 16 मई या किसी किसी बुक में 20 मई भी होता है, तो ये चीज़ याद रखना है। 16 मई या 20 मई 1498 में पुर्तगाल के जो वास्को डिगामा थे, वो याद रखना है कहाँ पे आए थे? भारत के पश्चिमी तट, है ना, भारत का जो पश्चिमी तट है वहाँ पे एक कालीकट जगह है, केरल के पास पड़ता है ये। वहाँ पे वास्को डिगामा ने कदम रखा। उसने कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त कर लिया। तो कालीकट के जो राजा थे जिनका नाम जमेरीन था, उनसे क्या प्राप्त कर लिया? एक अधिकार प्राप्त कर लिया व्यापार करने का। ठीक है, क्योंकि जो पुर्तगाली लोग थे वो भारत क्यों आए थे? व्यापार करने के लिए ही आए थे। पर वहाँ सालों से स्थापित अरबी व्यापारियों ने उसका विरोध किया। याद रखना है, भारत से अरबी लोग जो थे वो सालों से व्यापार कर रहे थे। अब जब कोई नया यानी कि पुर्तगाली लोग भारत आ गए तो उनका क्या करेगा? अरबी लोग विरोध ही करेगा, है ना। तो याद रखना है कि गौरव तलब है कि वास्को डिगामा के कालीकट आगमन के साथ भारत तथा यूरोप के बीच संबंधों का एक नया अध्याय क्या हो गया? स्टार्ट हो गया, आरंभ हो गया। उसके बाद है, याद रखना है कि 1499 में स्वदेश लौटते समय, देखिए 1498 में वास्को डी गामा भारत आए और जस्ट एक साल बाद 1499 में वो कहाँ जा रहे थे? अपना देश यानी कि पुर्तगाल जा रहे थे। तो स्वदेश लौटते समय जो वास्को डी गामा है, भारत से क्या ले गया? मसाला ले गया, क्योंकि भारत में जो है मसाला का जो उत्पादन है वो बहुत बड़े पैमाने पे होता था। और जब ये मसाला वहाँ पे ले गया तो उससे 60 गुना अधिक दाम पर बिके, है ना। यहाँ से जितना में उन्होंने खरीदा मसाला, उससे 60 गुना जो है अधिक दाम पे वहाँ पे बेचा। वास्को डिगामा के वापस पहुँचने के बाद ही लोगों को भारत के सामुद्रिक मार्ग का जानकारी मिले। तो ये वास्को डिगामा जो है समुद्र मार्ग से ही भारत आए थे और अभी तक समुद्र मार्ग से कोई भी यूरोपियन जो है भारत नहीं पहुंचा था। तो समुद्री मार्ग का जो है जानकारी किसके पहुंचने के बाद लगा? वास्को डिगामा के पहुंचने के बाद ही लगा कि जो भारत में है समुद्र की मार्ग से कैसे पहुंचा जाता है। उसके बाद याद रखना है कि जब 1499 में वो लौट गए तो 1502 में वास्को डिगामा दूसरी बार फिर भारत आया। अगर पूछा जाए वास्को डिगामा भारत दूसरी बार कब आया था, तो 1502 में। और उसने कन्नूर में एक व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की। व्यापारिक फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिए, व्यापारिक फैक्ट्री का मतलब कोई उत्पादन यहाँ पे नहीं हो रहा था। यहाँ पे जो चीज़ भारत से यूरोप ले जाया जा रहा था यानी कि पुर्तगाल ले जाया रहा था, उसको यहाँ पे क्या किया जाता था? स्टोर किया जाता था, इकट्ठा किया जाता था, एक जगह था। ठीक है, उससे ही क्या बोला गया? व्यापारिक फैक्ट्री बोला गया। अब उसके बाद क्या है, याद रखना है कि व्यापारिक संबंधों की स्थापना हो जाने के बाद भारत में कालीकट, कन्नौर, कोचीन प्रमुख पुर्तगाली केंद्र के रूप में उभरे। तो यहाँ याद रखना है कि जो पुर्तगाली
फैक्ट्री थे या केंद्र थे वो कहाँ कहाँ पे भारत में उभरे? कालीकट, कन्नौज और कोचीन में। ठीक है, यहाँ पे पुर्तगाल का क्या था? व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित किया। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखना है। उसके बाद है अरब व्यापारी पुर्तगाली की सफलता और प्रगति से क्या हुए? जलने लगे, और इसी जलन ने स्थानीय राजा जमेरीन और पुर्तगालियों के बीच क्या पैदा कर दी? शत्रुता जन्म दे दिया है ना, दोनों के बीच शत्रुता पैदा हो गई। क्योंकि जो यहाँ का अरबी लोग थे, जो अरबी लोग पहले से व्यापार कर रहे थे, उन्होंने जमेरीन को बहुत सुनाया कि ये यहाँ पे व्यापार क्यों करने आया पुर्तगाली लोग, क्योंकि पुर्तगाली लोग जो थे यहाँ बहुत समृद्धि करने लगे, बहुत इनका विकास होने लगा, ये बहुत जगह फैक्ट्री खोलने लगे है ना, यहाँ 3 जगह फैक्ट्री खोल लिए। तो इसके कारण जो जमेरीन थे और पुर्तगाली थे, दोनों में क्या हो गया? युद्ध भी हुआ। ठीक है, इसमें दोनों में युद्ध हो गया। उसके बाद युद्ध के बाद क्या होता है, यह समझिए। ये शत्रुता इतनी बढ़ गई कि इन दोनों के बीच सैन्य संघर्ष यानी कि युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। राजा जमेरीन को जो है पुर्तगालियों ने हरा दिया। ठीक है, जो युद्ध हुआ, सेना का संघर्ष हुआ, उसमें पुर्तगाली जो थे वो जमेरीन को क्या किए? हरा दिया। और इसी जीत के साथ पुर्तगालियों की सैनिक सर्वोच्चता क्या हो गया? स्थापित हो गई। पुर्तगाली जो थे अब अपने आप को और अधिक क्या समझने लगे? पावरफुल समझने लगे, क्योंकि राजा जमेरीन जो वहाँ का शासक, तो उसको भी क्या किया? पुर्तगाली ने हरा दिया। अब देखिए, पुर्तगाली को जो हम पढ़ेंगे एक एक करके, उसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? देखिए, पुर्तगाली में सबसे पढ़ेंगे कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का उदय कैसे हुआ, पुर्तगाली शक्ति का पतन फिर कैसे हो जाता है, पुर्तगाली शक्ति के पतन का मुख्य कारण क्या है, और भारत में पुर्तगाली का प्रमुख देन क्या है। ये 4 पॉइंट में हम एक एक करके पुर्तगाली के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत में पुर्तगाली शक्ति का उदय से। देखिए, जो भारत में पुर्तगाली शक्ति का उदय है वो 1505 ईस्वी में फ्रांसीसी डी अल्मीडा को भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया। देखिए, यहाँ पे जो पहला पुर्तगाली गवर्नर बना वो कौन बना? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, बहुत सारे एग्जाम में है ना, रेलवे के एग्जाम में खासकर, और आपका जो एसएससी का एग्जाम है ना, बिहार का जो टीचर का एग्जाम है, उसमें ये सब पूछा गया है। तो पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन बनाया गया? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कब बनाया गया? ये भी डेट याद रखना है, 1505 ईस्वी में। उसकी नीतियों को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। तो उन्होंने एक पॉलिसी अपनाया था जिसे क्या कहा जाता है? ब्लू वाटर पॉलिसी। किसने अपनाया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इन्होंने ही ये पॉलिसी लॉन्च किया था। अब ये क्या है? तो ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होता है? देखिए, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हिंद महासागर को नियंत्रित करना। तो हिंद महासागर भारत के बगल में है, तो हिंद महासागर को नियंत्रित करने का ही पॉलिसी क्या कहलाता है? ब्लू वाटर पॉलिसी। और किसने स्थापित किया था इसे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। उसके बाद याद रखना है कि 1509 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की जगह अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली गवर्नर बन के आया। अब यहाँ पे दूसरा गवर्नर कौन बना? तो याद रखना है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो है वो दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बनता है। कब बनता है? 1509 ईस्वी में। ठीक है, इसको याद रखना है। इन्होंने क्या किया? 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को कब्जे में ले लिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो गोवा है, भारत का जो गोवा है, उसे कब्जे में किसने लिया था, तो याद रखना है अल्बुकर्क ने। कब लिया था? 1510 ईस्वी में लिया था। और किससे लिया था? बीजापुर के एक सुल्तान थे, उससे जो है इन्होंने कब्जे में ले लिया। और इसलिए जो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो याद रखना है अल्बुकर्क को ही जो है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यहाँ से भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो अल्बुकर्क को। लेकिन अगर पूछा जाए पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और ये कौन थे? दूसरे पुर्तगाली गवर्नर। और जब गोवा को जीत लिया गया तो बाद में गोवा जो है भारत में पुर्तगाली बस्तियों का मुख्यालय बना दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट है कि तटीय क्षेत्रों पर पकड़ और नौसेना की सर्वोच्चता ने भारत में पुर्तगालियों के स्थापित होने में काफ़ी मदद की। तटीय क्षेत्र जो थे उनमें पकड़ हो गया, बहुत जगह जीत लिया, गोवा को जीत लिया है ना, ये सब जगह को जीत लिया। तो उससे नौसेना की जो सर्वोच्चता थी वो पुर्तगाली की क्या हो गई? और काफ़ी स्थापित हो गई। 16वीं सदी के अंत तक जो है पुर्तगाली ने न केवल गोवा, दमन दीव, सॉल्सेट यानी कि बॉम्बे पर कब्जा कर लिया, बल्कि भारतीय तट के सारे विस्तृत क्षेत्र को भी अपने प्रभाव में ले लिया। ठीक है, जितना भी तटीय इलाका था सारे को
पुर्तगाली ने अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें आता है गोवा तो ले ही लिया 1510 में, दमन दीव ले लिया, सॉल्सेट ले लिया, ठीक है, ये सब जो है उन्होंने हथिया लिया। इसके बाद पुर्तगाली व्यापारी से ज़्यादा साम्राज्यवादी नज़र आने लगी, है ना, पुर्तगाली व्यापारी ज़्यादा क्या ये आने लगे नज़र, साम्राज्यवादी, साम्राज्यवादी मतलब अपने साम्राज्य को बढ़ाने वाला। ये बहुत सारे अपने साम्राज्य को भारत में क्या हुआ, बढ़ाने लगा, बहुत सारे क्षेत्र को जीतकर अपना साम्राज्य विस्तृत करने लगा। तो इससे व्यापारी से ज़्यादा ये साम्राज्यवादी कहलाने लगे, है ना। उसके बाद है वे पूरब के तट पर अपनी स्थिति सुदृढ़ करना चाहते थे। सन 1571 में बीजापुर, अहमदाबाद, कालीकट के शासकों ने मिलकर पुर्तगालियों को निकालने की चेष्टा की, पर वे सफल नहीं हुए। तो याद रखना 1571 में क्या होता है, 1571 में बीजापुर, अहमदाबाद और कालीकट तीनों का शासक मिल जाता है और पुर्तगालियों को निकालने की चेष्टा करता है, यानी कि युद्ध होता है, पर वो सफल नहीं हो पाते हैं। 1579 में मद्रास के निकट सेंट टोमे या थोमे, बंगाल में हुगली, चटगांव पर अधिकार करने में सफल रहे। तो 1579 में देखिए 3 जगह है, जिनका नाम है सेंट टोमे, बंगाल का एक जगह है हुगली, और चटगांव, इस पे भी पुर्तगाली ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। उसके बाद है, याद रखना है कि परंतु पुर्तगाली भारत के विशाल क्षेत्रों पर अधिकार नहीं कर पाए। तटीय इलाकों पे कर लिया था, यहाँ पे कर लिया, है ना, बंगाल के हुगली में कर लिया, चटगांव में कर लिया, लगभग तटीय इलाके जितने भी थे उस पर कर लिया, लेकिन विस्तृत क्षेत्र पर जो है पुर्तगाली भारत का अधिकार नहीं जमा पाया। और उधर पुर्तगालियों द्वारा ईसाई धर्म के अंधाधुंध एवं कट्टर प्रचार के कारण स्थानीय शासकों के क्या बन गए, शत्रु। पुर्तगाली जो यहाँ थे वो क्या कर रहे थे, ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे और बहुत सारे इस लोगों से ईसाई धर्म को अपना रहे थे। इससे क्या हुआ, जो स्थानीय शासक थे वो शत्रु हो गए, है ना, इनका शत्रु बन गया था पुर्तगाली का, तो सबका नज़र पुर्तगाली पे पड़ गया था। अब देखिए पुर्तगाली शक्ति का पतन जो है वो कैसे हुआ। पुर्तगाली शक्ति अधिक समय तक भारत में नहीं टिक सकी, क्योंकि नए यूरोपीय व्यापारी प्रतिद्वंदियों ने उनके सामने चुनौती पेश कर दी। जो नए नए यूरोप के और भी व्यापारिक लोग थे, उन्होंने क्या चुनौती पैदा कर दी, है ना, किसके सामने, पुर्तगाली के सामने। विभिन्न व्यापारिक प्रतिद्वंदियों के मध्य हुए संघर्ष में पुर्तगाली को अपने से अधिक शक्तिशाली और व्यापारिक दृष्टि से अधिक सक्षम प्रतिद्वंदी के समक्ष क्या करना पड़ा, समर्पण करना पड़ा, और धीरे धीरे वो सीमित क्षेत्रों तक ही क्या हुआ, सिमट कर रह गया, कौन, पुर्तगाली। चलिए उसके बाद देखते हैं जो पुर्तगाली शक्ति का पतन है उसका मुख्य कारण क्या है। तो पुर्तगाली शक्ति के पतन का बहुत सारा प्रमुख कारण है, जिसमें फर्स्ट देखिए क्या कौन कौन है। पुर्तगाली एक देश के रूप में इतना छोटा था कि वह अपने देश से दूर स्थित व्यापारिक कॉलोनी के भार को वहन नहीं कर सकता था। जैसे देखिए जो पुर्तगाल था ना वो बहुत ही छोटा, यूरोप का बहुत ही छोटा देश है, बहुत छोटा। अब इतना सा छोटा सा देश जो है बहुत दूर स्थित भारत में अपना व्यापारिक कॉलोनी कैसे चला सकता था, क्योंकि इसके पास इतना छोटा है, उतना तो आदमी है नहीं, है ना, यहाँ पे बहुत सारे शासक हैं, राजा हैं, और साथ ही साथ ये उतना भार भी वहन नहीं कर सकते, तो उतना पैसा भी इसके पास नहीं था, इसलिए ये इसका क्या हो गया, पतन हो गया। दूसरा क्या था, उनकी समुद्री डाकुओं के रूप में प्रसिद्धि ने स्थानीय शासकों के मन में विरुद्ध शत्रुता का भाव पैदा कर दिया। देखिए और पुर्तगाली क्या करता था, पुर्तगाली जो था समुद्र में बहुत सारे जो व्यापारी आते थे उसका जहाज क्या कर लेता था, लूट लेता था, यानी कि समुद्री डाकुओं के रूप में वो काम करता था। इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण जो और भी राजा सब थे, स्थानीय शासक थे, वो शत्रु बन गए किसके, पुर्तगाली के, और इसके कारण भी उनका साम्राज्य क्या हो गया, पतन की ओर चले गया। और उसके बाद नेक्स्ट है कि पुर्तगाली की कठोर धार्मिक नीति ने उन्हें भारत के हिंदू और मुसलमान दोनों से दूर कर दिया। कठोर धार्मिक नीति क्यों, क्योंकि वो यहाँ पे ईसाई धर्म का क्या कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, लोगों को ईसाई बना रहे थे, इसलिए जो हिंदू थे भारत के, मुसलमान थे, वो उनसे नफरत करने लगे। उसके बाद है इसके अतिरिक्त डच, ब्रिटिश के भारत में आगमन ने भी पुर्तगाली के पतन में योगदान दिया। उसके बाद कौन आ गए, डच आ गए, जो और अधिक शक्तिशाली थे। अब पुर्तगाली जो थे उसके सामने टिक नहीं सके, इसके कारण जो है पुर्तगाली का क्या हो गया, समाप्त हो गया, मतलब साम्राज्य जो है बहुत कम ही क्षेत्रों में रहा। चलिए अब देखते हैं भारत को पुर्तगाली की प्रमुख देन। जो पुर्तगाली आया यूरोप देश से, वो भारत को क्या दिया, तो उन्होंने भारत में तंबाकू की कृषि आरंभ की। देखिए जो तंबाकू का कृषि आरंभ किया है वो किसने किया है,
पुर्तगाली ने। तो ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आपको याद रखना है। और क्या किया, तो और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, उन्होंने भारत के पश्चिमी और पूर्वी तट पर कैथोलिक धर्म का प्रचार किया, यानी कि ईसाई धर्म का जो प्रचार किसने किया था, तो पुर्तगाली ने ही किया था पश्चिमी और पूर्वी तट पर। उन्होंने 1556 ईस्वी में गोवा में भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। अगर पूछा जाए पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी, तो पुर्तगाली ने। कहाँ की थी, गोवा में। कब की थी, 1556 ईस्वी में। द इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स पहला वैज्ञानिक जर्नल था जिसका प्रकाशन 1563 ईस्वी में गोवा में किया गया। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और क्या था, गौरव तलब है कि भारत में गोथिक स्थापत्य कला पुर्तगाली के ही देन है। ये जो गोथिक स्थापत्य कला है ये किसने दिया है, पुर्तगालियों ने ही दिया था। तो इसको आपको याद रखना है। और क्या क्या था, सर्वप्रथम उन्होंने ही कार्टेज प्रणाली के माध्यम से यह बताया कि कैसे समुद्र और समुद्री व्यापार पर सर्वोच्चता स्थापित की जाए। इस प्रणाली के तहत कोई भी जहाज अगर पुर्तगाली क्षेत्र से गुजरता तो उसे पुर्तगाली से परमिट लेना पड़ता था, अन्यथा उन्हें पकड़कर सारा सामान युद्ध सामग्री समझकर हड़प लिया जाता था। तो ये जो कार्टेज प्रणाली है ये किसने लागू किया था, तो याद रखना ये पुर्तगाली ने ही लागू किया था। इसमें क्या होता था, क्योंकि जो ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत जो है पुर्तगाली ने भारत के समुद्री तट पर जो है अपना अधिकार जमा लिया था। इसके कारण जो जो भी जहाज, याद रखना, जो भी जहाज पुर्तगाली क्षेत्र से गुजरता था तो उसे पुर्तगालियों से क्या लेना पड़ता था, परमिट लेना पड़ता था, यानी कि परमिशन लेना पड़ता था। और बगैर परमिशन लिए अगर घुस गया तो उसे पकड़ कर क्या किया जाता था, उसका सारा सामान जो है युद्ध सामग्री समझकर हड़प लिया जाता था। तो ये जो कार्टेज प्रणाली है याद रखना है, इसे ही बोला जाता है। तो किसने बनाया था, ये पुर्तगाली ने बनाया था। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट याद रखना है कि भारत और एशिया में ईसाई धर्म का प्रचार करने वाला प्रथम कौन थे, यूरोपीय ही थे। ठीक है, प्रथम यानी कि पुर्तगाली ही थे। तो अगर पूछा जाए ईसाई धर्म को लाने वाले या इसका प्रचार करने वाले प्रथम कौन थे, तो पुर्तगाली ही थे। तो इसको याद रखना है। ये सारा पुर्तगाली के बारे में था और इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट जो है हम डच के बारे में हम सब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसको आप ज़रूर से ज़रूर देखें। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।